हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर क्लास 9 का, जो कि हमारे पास में चैप्टर नंबर 4 दो चर में रैखिक समीकरण, और उसके लेक्चर नंबर 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में जो है क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस प्रश्नावली में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्नावली पहली में जो है परिचय होने वाला है रैखिक समीकरण दो चर में जो होती है उनके बारे में। प्रश्नावली दूसरी में रैखिक समीकरण का हल निकालेंगे हम। तीसरी प्रश्नावली में दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख किस प्रकार से बनाते हैं उसको सीखेंगे। और जो लास्ट में सबसे छोटी प्रश्नावली होने वाली है वो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण कैसे होने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास में परिचय जान जाएंगे और साथ ही साथ प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण 1 एवं उदाहरण 2 को भी हम कर लेंगे। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बच्चों ये देखो, अपन ने जो है छोटी क्लासेस में पढ़ा है और इसी साल सेकंड चैप्टर जो था बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर भी हमने जो है ज्ञान प्राप्त किया था किसके बारे में, चर और अचर के बारे में। तो फटाफट से हम यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं। चर जो होती है वह राशियां होती है जिनका जो है क्वेश्चन में मान सदैव बदलता रहता है ना, ऐसा कोई नहीं फिक्स रहता है, उनका मान बदलता रहता है। उनको हम दर्शा लेते हैं एक्स वाई या जेड से। इस तरह के इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनसे हम इनको दर्शाने का काम में लेते हैं। साथ ही साथ दूसरी ओर होती है हमारे पास में अचर, इंग्लिश में हम कहते हैं इनको कांस्टेंट। ये वे राशियां होती हैं जिनका मान सदैव समान रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। उदाहरण के तौर पे एक ले लीजिए, 2, 4, -7, 5/3, 8/9, ये सारे जो अपने पास में अचर है इनका मान कभी भी बदलता नहीं है। और साथ में बच्चों अपन जो है कुछ अचर संख्याओं को दर्शाने के लिए ए बी सी का भी इस्तेमाल यहाँ पे हम कर लिया करते हैं। आए हो इस बात से समझते थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि या फिर हम जानते हैं कि चर और अचर को जब हम आपस में जोड़ते हैं, गुणा भाग या फिर घटाते हैं, तो हमें जो है क्या प्राप्त हो जाते हैं, बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि 2x 3x 4y 5z, 2x + 5 3x + 7, 2x + 4y + 3 7x + 5y + 8, ये हमारे पास में कई तरह के बीजीय व्यंजक जो है यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर में से बच्चों जरा इन दो पे आप नजर डालिएगा। यहाँ पे देखो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 2x + 5 और साथ में एक और बीजीय व्यंजक जो है वो क्या है मेरे पास में 3x + 7। ये जो बीजीय व्यंजक है यहाँ पे इन दोनों ही बीजीय व्यंजक के लिए मैं एक बात कहूंगा, और वो क्या है कि भाई ये जो बीजीय व्यंजक है ये अपने पास में कितने चर में है, ये एक चर में है और वो कौन सा है, x। साथ ही साथ ये भी बीजीय व्यंजक एक चर में है और कौन है वो चर, x, ठीक है। एक बात तो ये, और दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि यहाँ पे अपने पास में जो x के आपके पास में क्या कहते हैं घात है वो कितनी है, 1 है, ठीक है। x की अधिकतम घात 1 है और यहाँ पर भी x की अधिकतम घात अपने पास में क्या है, 1। तो ऐसे बीजीय व्यंजक अपने पास में जो कि x की घात जिनकी अधिकतम 1 होती है वो क्या कहलाते हैं, अपने पास में रैखिक कहलाते हैं, ठीक है। बहुपद चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसे अपने पास में रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो ये भी बहुपद है पर अपन उसमें नहीं जा रहे, अपन कह रहे हैं कि ये एक रैखिक बीजीय व्यंजक हो जाता है जिसमें x की अधिकतम मान जो है 1 होती है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों दो बात बोली, ये जो है अपने पास में एक ऐसा बीजीय व्यंजक है जो एक चर में है और यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, तो ये अपने पास में एक रैखिक बीजीय व्यंजक हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, बराबर का निशान लगा के क्या लिख देता हूँ, 0। तो ये जो है हमारे पास में पता है क्या प्राप्त हो गया है, ये हमारे पास में एक समीकरण मिल गई है। बच्चों समीकरण यानी कि इक्वेशन क्या होता है, जिसमें बराबर का निशान होता है, उसके उल्टे हाथ की तरफ कुछ लिखा हुआ होता है और उसके सीधे हाथ की तरफ कुछ लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे उल्टे हाथ पे कुछ लिखा हुआ है, सीधे हाथ की तरफ कुछ लिखा हुआ है और बीच में क्या है, बराबर। तो ये जो है हमारे पास में क्या है, एक समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, बराबर और यहाँ क्या लगा दिया, 0। तो ये भी हमारे पास में 3x + 7 = 0। ये पूरा जो है बच्चों अपने पास में एक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे को एक बार देखो, ये समीकरण तो है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों ये भी देखो कि ये जो समीकरण है कितने चर में है, आप बोलोगे सर एक चर में है, ठीक है। और ये जो चर है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो इस पूरे के लिए मैं एक बात बोलने वाला हूं, जरा गौर से सुनना, कि ये जो है अपने पास में ये पूरा एक चर में रैखिक समीकरण है। फिर से बच्चों सुनना, क्या एक चर में रैखिक समीकरण है, ये अपने पास में एक चर में है, उसकी अधिकतम घात 1 है यानी कि रैखिक। तो ये एक चर में रैखिक और बराबर लगा के कुछ अपन ने लिख रखा है, समीकरण है। इसी तरह से ये भी अपने पास में एक चर में रैखिक समीकरण हो जाता है। आई होप इस बात को समझे होंगे। तो इनको अपन कहते हैं एक चर में रैखिक समीकरण, ठीक है। आगे अपन समझते हैं, जरा देखना। अपने पास में इनके बारे में जो है अपन छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं 9th में, ठीक है, और 8th क्लास के अंदर भी हमने देखा है। तो बच्चों यहाँ पे देखो
एक चर में जो रैखिक समीकरण होते हैं उनका जो मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर हम व्यापक रूप या जनरल फॉर्म जो कहते हैं वो क्या होता है, वो कुछ इस प्रकार का होता है, ax प्लस बी बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर बच्चों कभी भी जो है हमारे पास में a का मान 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उस बारे में अभी मैं आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों a और b जो है अपने पास में वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, और x जो है अपने पास में चर हो जाता है। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, एक मानक रूप है। जैसे देखो, अगर मैं a की जगह रख देता हूँ 2 और b की जगह रख देता हूँ 5, है ना, तो अपने पास में देखो ये आ गया, ये वाली रैखिक समीकरण आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर a की जगह रख देता हूँ मैं 3 और b की जगह रख देता हूँ 7, तो अपने पास में ये वाला रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो ये अपने पास में इसका व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब अपन कुछ केसेस करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो केस है वो ये कि जब a का मान हो 2 और b का मान हो 3, तो अपने पास में क्या होगा, तो यहाँ पे रख दो। तो a का मान अपन रखेंगे 2 और साथ में अपने पास में है x प्लस b का मान क्या रखा मैंने 3, जो कि बराबर है किसके, 0 के। तो ये अपने पास में क्या प्राप्त हो चुका है, ये एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो चुका है। एक केस और देख लेते हैं। a का मान बच्चों अपन रख रहे हैं -3 और b का मान रख रहे हैं 5, तो रखो यहाँ पे। तो a की जगह रखा -3, तो आ जाएगा क्या, -3x प्लस b का मान अपने पास में क्या है 5, वो रख दिया, जो कि बराबर है किसके, अपने पास में 0 के। तो ये भी अपने पास में एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो चुका है। एक चर है, उसकी अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक, बराबर लगा के हमने कुछ लिख रखा है, इसलिए समीकरण है। समझे क्या इस बात को? ठीक। अब मैंने ये कहा कि भाई a का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बदमाश व्यक्ति होता है, कोई बदमाश बच्चा होगा, वो है ना, खिलाड़ी बच्चा होगा, वो सोचेगा कि सर अगर a का मान 0 रख दिया तो क्या। देख लो क्या होता है। अगर हम तीसरा केस ले रहे हैं, जब a का मान हो 0 और b का मान हो 3, तब क्या होने वाला है देखो। तो a का मान रखेंगे 0, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 0 गुणा x, बच्चों डॉट का मतलब होता है गुणा, प्लस b का मान कितना अपने पास में 3, जो कि बराबर है 0 के। किसी को भी 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो अपने पास में क्या आएगा, 3 बराबर 0। अब ये बताइए क्या 3 और 0 कभी भी आपस में इक्वल होते हैं क्या? नहीं। तो आप यहाँ पे कहोगे कि ये जो है अपने पास में असंभव है। ठीक है, ये असंभव है अपने पास में, ये जो मैथमेटिकल कथन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये जो गणितीय कथन है, ये असंभव है। 3 बराबर 0 कभी भी नहीं होता है। तो ऐसे में a बराबर 0 अपन नहीं रखेंगे, क्योंकि a बराबर 0 रखने पे कुछ ऐसे गणितीय कथन प्राप्त होते हैं जो कि असंभव है, तो इसलिए हम a बराबर 0 नहीं रखते। उसके अलावा कुछ भी रखो। आई होप इस बात को समझे होंगे। तो ये जो है हमने मोटा मोटा किसके बारे में डिस्कस करा है, एक चर में रैखिक समीकरण के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप इस बात को समझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों अपन ने वही चर और अचर के बारे में देखा था। उससे अपन को जो है चर और अचर को जोड़ने, गुणा, भाग, घटाने से जो है बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं। तो ये अपने पास में बीजीय व्यंजक प्राप्त होते हैं, ये तो अपन ने देख लिए। अब हमें जो है कुछ इस तरह के बीजीय व्यंजक भी प्राप्त होते हैं, जैसे कि क्या बताना मेरे को जरा, क्या लिखा है, 2x प्लस 4y प्लस 3। साथ में देखो ये एक और बीजीय व्यंजक है अपने पास में, 7x प्लस 5y प्लस 8। इन बीजीय व्यंजक के बारे में आप क्या कह सकते हो? एक बात तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इस बार जो है हमें दो चर यहाँ पे हमें जो है दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दो चर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक तो हमें दिख रहा है x और दूसरा चर हमें दिख रहा है क्या है, y। तो ये जो बीजीय व्यंजक है ये कितने चर में है, ये 2 चर में है। ठीक है, और इन दोनों ही चरों की जो अधिकतम घात है बच्चों अपने पास में कितनी है, 1 है, और जिनकी घात 1 होती है वो अपने पास में रैखिक कहलाते हैं। तो ये जो बीजीय व्यंजक है ये अपने पास में 2 चर वाला एक रैखिक बीजीय व्यंजक है ना। सेम बात इसी के लिए बोलोगे, इसमें भी आपके पास में 2 चर है और दोनों चरों की घात 1 है, तो ये अपने पास में 2 चर वाला रैखिक बीजीय व्यंजक है। इस बात को समझे। ठीक है, अगर मैं इसके लगा दूं आगे बराबर का निशान और 0, तो ऐसे में मेरे पास में बच्चों ये हमारे पास में क्या बन चुका है, एक समीकरण बन चुका है। समीकरण हमने समझा था क्या होता है, बराबर का निशान, उसके उल्टे हाथ की तरफ कुछ लिखा हुआ है और उसके सीधे हाथ की तरफ कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो अपने पास में एक समीकरण कहलाता है, यानी कि इक्वेशन। तो ये हमारे पास में क्या है, एक समीकरण है। अब इसके बारे में आप कमेंट करना क्या क्या। एक तो ये कि भाई इस समीकरण में कितने चर हैं, 2 चर हैं। इस समीकरण में चरों की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, यानी कि ये रैखिक है। तो ओवरऑल इसके लिए आप क्या कह सकते हो, तो ओवरऑल आप बोलोगे कि ये अपने पास में 2 चर वाला, 2 चर में रैखिक समीकरण है, 2 चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, इस बात को समझे।
सिमिलरली यहाँ पे देखो कि भाई अगर मैं बराबर का निशान लगा दूं और कह दूं बराबर आगे है 0, तो ये अपने पास में क्या है, एक समीकरण है जो कि दो चर में है, दोनों चरों की घात एक एक है, यानी कि ओवरऑल ये अपने पास में क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो अपन जो है इस चैप्टर में ऐसे ही समीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि दो चर में होंगी और साथ ही साथ रैखिक होने वाली हैं। तो ये है क्या अपने पास में दो चर में रैखिक समीकरण। आई होप आपको ये चीज फील आई होगी। ठीक है, अब जैसे हमने जो है एक चर में रैखिक समीकरण का एक व्यापक रूप पढ़ा था जो कि क्या था, ax + b = 0, जहां पर बच्चों a का मान 0 नहीं होना चाहिए और a और b जो है अपने पास में वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसी प्रकार से दो चर में जो रैखिक समीकरण होती है इसका भी व्यापक रूप होता है, वो कि क्या है, जो कि क्या है, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म, और व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म, है ना। अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो अपने पास में मानक रूप है वो है बच्चों ax + by + c = 0, जहां पर कि a का मान, ये जो है ना अपने पास में a, और b का मान जो है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों अपने पास में x और y जो है क्या है, x और y अपने पास में चर हो जाते हैं, है ना, दो चर है, दोनों की घात एक एक है। a b c जो है अपने पास में यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं, ये सारी आप बातें कह सकते हो, सिंपल। ठीक है, तो ये अपने पास में मानक रूप हो गया किसका, दो चर में रैखिक समीकरण का। जैसे देखो a की जगह अगर मैं रख दूं 2, b की जगह रख दूं मैं 4 और c की जगह रख दूं 3, तो अपने पास में ये वाली समीकरण प्राप्त हो गई क्या, है ना। अब बच्चों देखना, a की जगह अगर मैं रख दूं 7, b की जगह मैं रख दूं 5 और c की जगह मैं रख दूं 8, तो अपने पास में ये वाली समीकरण प्राप्त हो गई। तो बस इसी तरह से प्राप्त कर सकते हो। तो इसी चीज को मैं आपको थोड़े और उदाहरण लेके दिखाता हूँ। जब a का मान ले लें 2, b का मान ले लें 3 और c का मान ले लें 4, तो अपने पास में कौन सी समीकरण प्राप्त होगी। तो देखो ये रहा अपने पास में इसका मानक रूप, उसमें रख दो। a की जगह रखोगे तो आ जाएगा क्या, 2x + b की जगह क्या है 3y प्लस c की जगह क्या है बच्चों 4 = 0। तो ये हमारे पास में दो चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो चुका है। एक और लेते हैं अपन, a का मान जो है -3 ले लो, तो ठीक है। तो ये देखो ये अपने पास मेरा, तो मैं रखूंगा -3x प्लस by, तो b का मान अपने पास में बच्चों 4, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या 4y प्लस c = 0। c का मान कितना अपने पास में 2, जो कि बराबर है किसके, 0 के। तो ये जो है अपने पास में दो चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो चुकी है, सिंपल। ठीक है, अब एक और दो केस और ले लेते हैं फटाफट से, ताकि आपके अच्छे से क्या प्रैक्टिस हो जाए। a का मान अपने पास में क्या है इस बार 1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 × x। बच्चों गुणा को अपन डॉट से भी दिखाते हैं, कई बार मैं इस बारे में जिक्र कर चुका हूँ, प्लस by, तो b का मान कितना अपने पास में यहाँ पे -3y प्लस c अपने पास में कितना -4, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देता हूँ बराबर 0। तो 1 × x तो हो जाएगा x प्लस माइनस -3y प्लस माइनस -4, जो कि बराबर है किसके, 0 के। तो ये भी अपने पास में क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण। एक और उदाहरण लेते हैं, a का मान अपने पास में बच्चों -1, तो यहाँ पे रख दो -1 × x प्लस by, b की जगह अपने पास में क्या है -5 × y प्लस c = 0, और c का मान कितना है -6 = 0। -1 × x तो क्या हो जाएगा -x प्लस माइनस -5y प्लस -6, जो कि बराबर है अपने पास में ओवरऑल किसके, 0 के। तो ये भी अपने पास में एक दो चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, आगे आते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं बार बार कि भाई a का मान और b का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या दिक्कत है, और अगर हो भी जाए तो क्या होगा, ऐसा समझते हैं। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। एक बार मैं क्या करूंगा, a का मान 0 रखूंगा और b का मान जो है 0 के अलावा कुछ रखेंगे, तब देखते हैं अपन क्या होता है। और एक बार मैं क्या करूंगा, a का मान तो कुछ 0 के अलावा ले लेंगे, लेकिन b का मान 0 ले लेंगे। ठीक है, एक बार a का मान 0, एक बार b का मान 0, और इसके अगले केस में जो है मैं a और b दोनों को 0 ले लूंगा। और क्वेश्चन ने साफ सुथरा मना किया है, तो एक बार देखते तो सही होता क्या है 0 लेने पे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला केस अपन सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 0 × x प्लस by यानी कि 3y प्लस c का मान कितना है 4, जो कि बराबर है किसके, 0 के। 0 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा अपने पास में क्या 3y प्लस 4, जो कि बराबर है बच्चों किसके, 0 के।
तो आप ये देखते हो कि भाई जब मैं a का मान 0 रख देता हूं तो इस तरह की मेरे पास में एक समीकरण प्राप्त होती है 3y + 4 = 0। और इस समीकरण में आपको कितने चर दिखाई दे रहे हैं? तो इस समीकरण में जो है आपको एक चर दिखाई दे रहा है जो कि है y, उस चर की क्या है? अधिकतम घात 1। तो अपने पास में ये एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो चुका है, इसलिए हम a का मान 0 नहीं रखते, क्योंकि a का मान 0 रखने पे अपने पास में एक चर वाली रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। दो चर वाली वो रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना, इसलिए। ठीक है, फिर यहां पे आके देखो, अपन जो है इसके अगले केस को जरा देखते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? ax यानी कि 2x + by, तो b अपने पास में क्या है? 0 गुणा y प्लस c कितना है? 2, जो कि बराबर है किसके? 0 के। 2x 0 को y से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 जो कि बराबर है अपने पास में किसके? 0 के। तो यहां पर जो है आपके पास में ये क्या प्राप्त हो चुकी है? एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, ये बात अपने पास में रहती है। तो हमने जो है a और b में से दोनों में से एक एक को 0 रख के देखा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हो गई। ठीक है, अब जरा देखना बच्चों आगे। ठीक है, आई होप आप ये बात समझे होंगे कि भाई अगर अपन दोनों में से एक एक को 0 रख देते हैं तो एक चर में रैखिक समीकरण अपने पास में प्राप्त हो जाता है। क्या होगा जब a और b दोनों ही 0 रख दिए, तब क्या होने वाला है? ठीक है, समझते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? ax 0 गुणा x प्लस by 0 गुणा y प्लस c बराबर 0 के। ठीक है, अब देखना बच्चों, 0 को x से गुणा करेंगे 0, 0 को y से गुणा करेंगे 0, बचेगा क्या अपने पास में? 4 बराबर 0। और क्या कभी 4 0 के बराबर हो सकता है क्या? असंभव है ये चीज। तो यहाँ पे आप कह दोगे कि भाई ये जो है अपने पास में गणितीय की जो कथन है, अपने पास में गणितीय कथन, ये असंभव है। और जो चीज असंभव आ रही है अपने पास में, तो इसीलिए हम a और b का मान 0 नहीं रखते, क्योंकि a और b का मान जब 0 रखते हैं तो हमारे पास में असंभव गणितीय कथन आ रहा है, इसलिए। ठीक है, आप इस बात को समझोगे। तो इसलिए अपन a और b का मान कभी भी 0 नहीं रखते, क्योंकि रखने पे हमें असंभव गणितीय कथन प्राप्त हो जाता है, जो कि सही नहीं है ना, गलत है। तो जो चीज गलत है फिर वहां उस गीले क्यों जाना? आई होप आप इस बात को समझोगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है हमने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है किसका? दो चर में रैखिक समीकरण का, जिसका जो मानक रूप है अपने पास में वो होता है ax + by + c = 0, जहां पर कि a का मान और b का मान अपन 0 नहीं लेते हैं। आई होप इस बात को क्लियर है। ठीक है, तो यहां से जो है आप जान चुके हो कि भाई दो चर वाली रैखिक समीकरण कैसी दिखती है और क्या उसके बारे में रहता है। आई होप समझ में आएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आओ बच्चों, अपने पास में प्रश्नावली 4.1 का जो है एनसीईआरटी की, उसका उदाहरण 1 है। देखते हैं क्या लिखा है। नीचे दिए गए समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ठीक है, अपन को इस रूप में लिखना है और फिर a, b, c का मान भी बताना है। तो चलो करते हैं। सबसे पहला वाला जो हिस्सा है अपने पास में वो क्या है? 2x + 3y। बच्चों 4.37 को मैं इस तरफ ले आता हूं तो क्या हो जाएगा? -4.37 = 0। ठीक है, और इसे जो हमें किस रूप में लिखना है? ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है। ठीक है भाई, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y। अब बच्चों यहाँ पे अपन को सब कुछ प्लस का दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ माइनस का है, तो यहाँ क्या करूँगा? मैं प्लस लगा दूंगा और साथ में जो है ऐसे लिख दूँ -4.37 = 0, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया अपने पास में? ax + by + c = 0। और यहाँ पर कंपेयर करने पर a की जगह जो है आपको क्या दिख रहा है? 2, b की जगह जो है आपको क्या दिख रहा है? 3, और c की जगह जो है आपको क्या दिख रहा है बच्चों? -4.37। ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे, सिंपल सी। ठीक है, फिर अपन आते हैं इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट अपने पास में क्या लिखा है? x - 4 = √3y। तो हमें तो क्या चाहिए होता है अपने पास में? जो मानक रूप है उसके हिसाब से तो भाई सब कुछ आप एक साइड ले आओ। तो मैं ले आता हूँ x - √3y - 4 = 0, है ना। और अपन पहले x वाला पद लिखते हैं फिर y वाला पद लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, और चर संख्या जो उसको सबसे आखिर में लिख दिया। हमें जो है इसको किस रूप में लिखना है? हमें इसको लिखना है ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है। तो चलो फिर लिख देते हैं अपन यहाँ पे। ये हो जाएगा 1 × x, है ना, x को 1 × x लिख सकते हैं,
प्लस माइनस रूट 3y लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको a की जगह जो है क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, b की जगह जो आपको क्या दिख रहा है, माइनस का रूट 3 दिख रहा है, और c की जगह जो आपको क्या दिख रहा है, माइनस का 4 दिख रहा है। ये अपन ने यहाँ पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, सिंपल। ठीक है, आगे आते हैं हम थर्ड पे। तीसरा वाला जो अपने पास में क्या कह रहा है, 4 बराबर 5x माइनस 3y। बच्चों अपन इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, जरा देखना है क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5x माइनस 3y बराबर 4। कोई दिक्कत थोड़ा है, बस ऐसे उल्टे ही तो करके लिखा है, बराबर ही तो है ना, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो 5x माइनस 3y बराबर 4, इस 4 को भी मैं इधर ले आता हूँ, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3y माइनस 4 जो कि बराबर है किसके, 0 के। हमें जो है इसको किस रूप में लिखना है, हमें लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो चलो फिर लिख लेते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5x प्लस माइनस 3y प्लस माइनस 4 बराबर 0। तो देखो प्लस प्लस अपन को इस प्लस के रूप में लिखना था, ऐसे मैंने लिख लिया है। और यहाँ पे कंपेयर करने पर जो है आपको a का जो मान है कितना दिख रहा है, 5, b का जो मान है बच्चों कितना दिख रहा है अपन को, -3, और c का जो मान है अपन को कितना दिख रहा है, -4। ये सारी बातें जो अपन यहाँ पे कह देंगे, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, जो कि अपने पास में क्या, चौथा अपने पास में लिखा है 2x बराबर y, है ना। तो सब कुछ एक साइड में ले आते हैं, तो अपन यहाँ पे इसको बोलेंगे 2x माइनस वाई बराबर है किसके, 0 के। वहां पे कुछ बचेगा नहीं ना, सीधे हाथ की तरफ तो 0 ही बचेगा, और तो क्या है। ठीक है, हमें जो है इसको किस रूप में लिखना है, हमें जो है इसको लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आपको ये लिखना रहेगा। कैसे लिखेंगे देखो, आप इसको ऐसे लिखिए, 2 गुणा x प्लस माइनस 1 गुणा y प्लस c, तो c इस तरह से। तो बच्चों हुआ क्या, देखो 2x 2 गुणा x लिख दिया। अब y का जो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अपन ने माइनस को तो सेट करा, लेकिन उसका जो गुणांक है वो क्या होगा, 1 होगा ना। तो -1, और गुणा करके देख लो एक बार सही आ रहा है क्या, प्लस माइनस माइनस 1y, तो 1y को अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और c अपने पास में यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, और जो चीज दिख ही नहीं रही मतलब वो 0 होगा यहाँ पे, है ना। तो c की जगह जो है अपने पास में असल में 0 रहा होगा, और वो इसलिए दिख नहीं रहा था, बराबर 0 अपन ने लिख दिया। तो ऐसे में a की जगह जो है आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, b की जगह जो है आपको क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, और c की जगह आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ये सारी बातें जो अपन यहाँ पे कह देंगे, सिंपल। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो इस तरह से जो है अपन इस रूप में लिख सकते हैं, और a b c का मान भी अपन बता देंगे, सिंपल। ठीक है, आगे आते हैं अपन उदाहरण 2 पे। हमारे ये प्रश्नावली 4.1 का ही है। उदाहरण 2 जो है आपके पास में क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला वाला जो है अपने पास में वो क्या लिखा है, x बराबर -5, और हमें जो है 2 चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। उसका जो मानक रूप होता है बच्चों वो लिख लो सबसे पहले, वो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस रूप में अपन को व्यक्त करना रहेगा। कैसे करें इसको समझिए। तो आप यहाँ पे देखिए x बराबर -5 है, तो इस -5 को इधर ले आओ, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 2 चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर एक ही चर दिख रहा है, दूसरा चर तो दिख ही नहीं रहा, वो कहाँ गया। जरा देखना बच्चों, यहाँ ऑब्जर्व करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 गुणा x प्लस देखना 0 गुणा y, और बाकी जो अपने पास में वो एज इट इज लिख देता हूँ, प्लस 5 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0 जो अपने पास में दिया हुआ है, क्या उसको मैंने 2 चर में लिख दिया क्या। देखो x और y आपको यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं। अब असल में हो क्या रहा है कि वो y जो है यहाँ पे है ही नहीं। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो गुणांक है वो 0 रहा होगा, और जो चीज 0 रहेगा गुणांक और उसको गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए वो अपन को दिख नहीं रहा। तो बच्चों बस ये एक दिखाने का तरीका है, और कोई खास बात नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको लिख दिया ना हमने 2 चर वाले रूप के अंदर, 1 गुणा x प्लस 0 गुणा y प्लस 5 बराबर
0। तो हमारे पास में ये फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप इस बात को समझे होंगे। अब हम आते हैं इसके सेकंड हिस्से पे। सेकंड जो है अपने पास में क्या है, सेकंड आपके पास में लिखा है y बराबर 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, y माइनस 2 बराबर 0। और हमें जो है इसको दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखना है, और उसका जो मानक रूप होता है बच्चों वो क्या होता है अपने पास में, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये अपने पास में होता है। इस रूप में अपन लिख दें तो अपना काम बन जाएगा। कैसे लिखें, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई हमें y तो यहाँ पे दिख रहा है, एक x और लिया है तो अपना काम बन जाए। अब यहाँ असल में x क्यों नहीं है, क्योंकि उसका गुणांक 0 रहा होगा, और 0 से जब x को गुणा करेंगे तो 0 आ जाता है ना। तो इस तरह से हो सकता है क्या, 0 गुणा x प्लस 1 गुणा y प्लस माइनस 2 बराबर 0, इस तरह से लिख सकता हूँ क्या। 0 गुणा x तो अपने पास में 0 आ गया, 1 गुणा y अपने पास में y हो जाएगा, और प्लस माइनस 2 अपने पास में माइनस 2 आ जाएगा। तो ये जो है हमने क्या लिख दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में यहाँ पे हमने लिख दिया। सिंपल, आई बात को समझोगे। हाँ वैसे ये चीज हो गई, आप जरूरी नहीं है इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख के दिखाओ, ये तो मैंने लिख दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल आप यहाँ पे माइनस 2 बराबर 0 भी लिख सकते हो, वो तो मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा था कि c का मान भी आपको दिख जाए कि वो माइनस 2 है, वैसे तो अब दिख गया होगा। ठीक है, आई भी समझे होंगे। अब हम आते हैं इसके तीसरे हिस्से पे। तीसरा हिस्सा जो है हमारे पास में वो क्या है कि भाई 2x बराबर 3, तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, प्लस के 3 को इधर ले आओ, माइनस 3 जो कि बराबर है किसके अपने पास में, 0 के। दो चर में लिखना है, और दो चर वाली जो एक रैखिक समीकरण होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो अपने पास में क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये अपने पास में होता है। तो चलो सेट करते हैं इसको इस रूप में। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि x तो हमें दिख रहा है, ये y वाला ले आते हैं। अब बच्चों y वाला क्यों नहीं है, क्योंकि उसका गुणांक 0 होगा ना, इसलिए नहीं दिख रहा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना 2 गुणा x प्लस 0 गुणा y माइनस 3 बराबर 0। 2x ऐसा कैसा, माइनस 3 ऐसा कैसा, बराबर 0 ऐसा कैसा, 0 गुणा y मैंने यहाँ पे दिखा दिया। असल में तो ये 0 ही है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बस दो चर में दिखाना है तो वो अपन ने यहाँ पे कर लिया। आई होप ये समझे होंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आगे आते हैं अपन इसके चौथे वाले हिस्से पे। चौथा वाला हिस्सा जो है वो अपने पास में क्या कहता है, 5y बराबर अपने पास में किसके, 2 के। और बच्चों मैं 2 को इस तरफ ले आऊं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5y माइनस 2 जो कि बराबर है किसके, 0 के। इसको अपन जो है दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आप यहाँ पे कहोगे कि सर हमें y तो दिख रहा है, बस एक x की कमी है, वो दिख जाए तो अपने पास में दो चर हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो अपन चलो लिखते हैं। आप बोलोगे सर x क्यों नहीं है, क्योंकि उसका जो गुणांक है वो 0 रहा होगा, इसलिए नहीं है। बाकी तो वैसे क्या वैसा लिख दो। देखो ना 0 गुणा x 0 हो जाता है, तो ये लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो असल में तो 5y माइनस 2 बराबर 0 ही है, बस अपन ने यहाँ पे दो चर में दिखाने के लिए इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो है अपना क्वेश्चन हो चुका है कि भाई निम्नलिखित में से प्रत्येक को दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। आई होप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक का जो है सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था इस चैप्टर के बारे में। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया और स्कोरिंग चैप्टर आपके लिए रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन समझ में आया होगा, पर फिर भी किसी भी तरह के डाउट्स रहते हैं तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और फ़ोन करना हो तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।